नमस्कार सभी सुनने वालों को, मैं शरद त्रिपाठी इस बार फिर से एक नए कार्यक्रम के साथ एक नई शख्सियत। लेकिन इस बार हैं हम शहर से दूर, आबू रोड से दूर, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पिंडवाड़ा पंचायत समिति के झाड़ोली गांव में। और हमारे साथ है राकेश मालवीय। राकेश मालवीय अभी अपना दिन पूरा कर रहे हैं और बीच में कई सारे कार्य भी इन्होंने किए, जैसा इन्होंने बताया। झाड़ोली एक ग्राम पंचायत है, लेकिन एलईडी लाइट्स पहुंच चुकी हैं पंचायत में। झाड़ोली नदी के किनारे है, नदी सूखी हुई है, इसका मतलब ये है कि पानी बारहमासी नहीं है। छोटा सा घर है राकेश का, जिसमें घुसते ही राइट हैंड साइड पे एक शौचालय है। शौचालय पहले से है राकेश या अभी बना है? पहले से है, ये 8-9 साल हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप भी है घर की एंट्रेंस पर ही। उनके घर में जैसे ही हमारा आगमन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक शॉप है। राकेश, ये शॉप कब बनवाई आपने? जी, ये शॉप बनाई ये 2015 में बनाई थी। 14-15 में। अभी तो बंद हो गई है। बंद की थी जी। क्या था शॉप में, क्या काम शुरू किया था आपने? शॉप में तो ऐसे छोटे बच्चों की जो आइटम है, और जैसे पास में स्कूल है तो कॉपी पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह, ये सारे आइटम हम रखते थे। इसके अलावा हम प्लास्टिक की भी कुछ आइटम रखते थे, जैसे टिफिन वगैरह है। ये सब छोटी मोटी जो डेली यूज में आती है वो चीज हम रखते थे जी। हमने देखा कि आपने अपने पलंग के पास अपना रेडियो रखा हुआ है, तो रेडियो भी नियमित रूप से सुनते रहते हैं? नियमित रूप से तो मैं सर यहाँ आता तो मैं कभी कभी सुनता हूँ, नियमित रूप से मैं सुन नहीं पाता रेडियो मधुबन, तो बाकी तो सुनता रहता न्यूज वगैरह तो। जब आप यहाँ आते हैं तो आप रेडियो मधुबन सुनते हैं? जी। रेडियो मधुबन का तो एक ऐप भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उस ऐप के माध्यम से जोधपुर में भी सुन सकते हैं। जी जी। तो आपके साथ आपके परिवारजन भी है, हमारा परिचय कराइए। जी, ये मेरे पापा है। नमस्कार। नमस्कार। और ये मेरी सिस्टर है। नमस्कार। और ये मेरे भांजी है। जी जी। और 2 भांजी और एक भांजा है, इसके दादी के घर गए हुए। ससुराल में छुट्टियां पड़ी थी, सब यहीं पर है, यहीं पढ़ते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। बीएड कहाँ से कर रहे हैं आप? बीएड तो सर मेरे 2017 में हो गए, यहाँ आबू रोड तलेटी से हुए। ये अपने वहाँ से, ये स्वामीनारायण आश्रम है, तेजेंद्र प्रसाद, वहाँ से हुए जी। तो आपने जो ये शॉप आपने जो बंद कर दी अपनी जी, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, किसने सहयोग किया? हमने ये समाज कल्याण से विश्वास योजना जो विकलांगों को लोन देती है 50,000 का जी, तो वहाँ से हमने ये लोन लिया पहले तो। फिर ये लोन पास होने के बाद फिर हमने दुकान बनाई। दुकान नहीं बनी हुई थी, दुकान बनाने के बाद धीरे धीरे सामान लाए, ऐसे स्टार्ट किए हमने जी। शुरू में हमने 2100 का सामान लाया था। फिर हमारी दुकान 2-3 साल तक अच्छी चलने लगी थी, काफी 8-10 हजार का ऐसे हम काबू रोड से व्यापारी आते उनसे लेते थे एक साथ। ये आसपास और दुकान ज्यादा होने के कारण और हमारे भी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, तो उस समय तो हम बीए कर रहे थे, इसलिए वो दुकान चला देते थे प्राइवेट वगैरह। तो कभी भैया घर पे आता था, भैया चलाता था, और भैया यहाँ पहले पापा अकेले थे, बीमार रहते थे, उनसे बैठा नहीं जाता था। फिर भैया जोधपुर आते थे तो मैं यहाँ आता था, मैं जोधपुर जाता, भैया ऐसे करके हमने दुकान चलाई। तो आपने इस अपने लोन की राशि वापस चुका दी सरकार को? जी, चुका दी। तो अब आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए बिजनेस बंद करके? जी, पढ़ाई तो करनी चाहिए। ये हमने मतलब ये दुकान भी चलाई, मैं पढ़ाई को मतलब रोका नहीं है, पढ़ाई भी चालू रखी इसके साथ साथ। श्रोताओं से कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न। हाँ, बताइए वर्षा, आप कहाँ पढ़ते हो? मैं तो यहाँ नहीं, ये शादीशुदा है। मैं शादीशुदा हमारे ससुराल जाते हो? हाँ, ससुराल जाते। पापा की तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए ये 3 साल से हमारे साथ ही रह रही है। आपके पति क्या करते हैं वर्षा? वो तो अब तो यहाँ था, और मैं तो वो वापस गए कर। अच्छा, कहाँ है आपका ससुराल? कोलीवाड़ा, समयपुर के पास में कोलीवाड़ा। अच्छा, कौन से जिले में ये?
पाली जिले में। पाली में सिमीपुर के पास। हाँ। अच्छा, आपका परिचय? अपने दुकान है सामने। अच्छा, किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरलाल। तो शंकरलाल जी, आप राकेश जी को आपने बिजनेस करते हुए देखा होगा, स्टेशनरी का काम करते हुए। यहाँ पे दुकान यहाँ पे थी ना। ये है निकले हुए कोठरियाँ, तो अच्छी चलती थी पहले, सब रखते थे। तो कुछ बीच में ऐसा कुछ हुआ तो वापस उसने बंद कर दिया। तो अब बीएड के बाद रोजगार के बारे में क्या उम्मीद है? जी, रोजगार तो मैं चाहता भी और रोजगार करना तो, और वैसे तैयारी ब्यारी भी करता रहता हूँ जॉब की भी। और वैसे मैंने 7वीं तक तो रेगुलर पढ़ाई की। उसके बाद कई सारे मतलब बीच में चैलेंज कई सारे मेरे साथ में आए। पढ़ाई के बाद छुट्टी और के बाद मैंने फिर वापस दोनों भाइयों के साथ में सेम ही ये परेशानी आई है। फिर ओपन बोर्ड से आबू रोड से फॉर्म भरा था 10वीं 12वीं का। तो 10वीं पास करके 12वीं के लिए 1 साल गैप देना पड़ता है या 2 साल में इसको क्लियर करना पड़ता है। तो 4 सब्जेक्ट लेके 1 सब्जेक्ट मेरा बचा था। उस समय मैं 2011-12 में देहरादून चला गया। वहाँ पे पेपर प्रोडक्ट की ये ट्रेनिंग वगैरह करवा, दोना पत्तल वगैरह। तो वो मैंने वो सीखा। तो जैसे दोना बनाना वगैरह, दोना पत्तल है, बुक बाइंडिंग है, और ये फाइल वगैरह है, पेपर रिसाइकलिंग, पुराने रद्दी पेपर के जो नए पेपर बनाना वगैरह जी। और ये सारा काम मैंने वहाँ देहरादून से ट्रेनिंग की है। उस देहरादून के इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे? हाँ, बताइए। ये NIVH। श्रोताओं, हम आपको बता दें, राकेश जी बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, और ये भारत सरकार का राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, जिसकी स्थापना लगभग मुझे लगता है आजादी से पहले के स्थापित हुआ था। और आई थिंक प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारे सैनिक जब युद्ध के दौरान नेत्रहीन हो गए थे और उनके रिहेबिलिटेशन को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई। और NIVH एक अग्रणी संस्थान है जो कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण, शिक्षण और उनके रिहेबिलिटेशन पर कार्य करता है, और बहुत सारी योजनाओं में का लाभ यहाँ पर लिया जा सकता है। तो वहाँ उस प्रशिक्षण के बाद आपने फिर आगे उस काम को आगे बढ़ाने की नहीं सोची? नहीं, फिर सर मेरी पढ़ाई चल रही थी, फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई पर फोकस देना चाहिए, पहले पढ़ाई वगैरह हो जाए, फिर ये सब काम बाद में हो सकता है। जी। तो बीएड के प्रोग्राम में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगता है आपको? बाल मनोविज्ञान में मन लगता है आपका? कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता है बीएड में? बाल मनोविज्ञान भी अच्छा लगता है सर। सब ठीक ही लगता है, अच्छा ही लगता है। बताइए ना कुछ थोड़ा सा, किसी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है बैचलर ऑफ एजुकेशन में, तो अपने डिग्री प्रोग्राम के किसी हिस्से के बारे में जिस पर हमें बताना चाहें। जी, वैसे तो मैं सर मैंने यहाँ से सबसे अच्छा तो मैं जो इंटर्नशिप हुई थी वो मेरे को बेस्ट लगी थी। यहाँ पास में स्कूल मिली थी, आप वही मैं पढ़ाता था बच्चों को वगैरह। तो वही, वैसे मैं ज्यादा मतलब रेगुलर दूर पड़ता, इससे रेगुलर जाने कभी कभी जाता था। क्या विषय पढ़ाते थे बच्चों को? बच्चों को सर हिंदी वगैरह पढ़ाता था। हिंदी है, थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह, ये भी थोड़ा बहुत ये छोटे बच्चों जी। तो ऐसा माना जाता है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए छोटे बच्चों को पढ़ा पाना, उनको नियंत्रित कर पाना मुश्किल होता है। तो उस समय आप क्या सावधानियां बरतते थे या क्या आप तरीके अपनाते थे जिससे कि बच्चे आपके प्रति ध्यान दें, आपकी कक्षा में जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि लें? क्योंकि छोटे बच्चों को एक नेत्रहीन व्यक्ति को संभालना मुश्किल होता है। वो कहीं भी उनका ध्यान नहीं रहता, वो कई बार अपनी कक्षा में शोर भी करते हैं, कक्षा के बाहर भी चले जाते हैं। तो आप किस प्रकार से बच्चों को आकर्षित कर पाते थे शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, थोड़ा बताएंगे? जी, तो छोटे बच्चे तो सर वैसे शैतान तो होती है, और पढ़ाते समय बीच बीच में डिस्टर्ब भी करते थे। फिर उनको बीच बीच में ऐसे कोई गेम वगैरह ऐसे उसके बारे में फिर उनको थोड़ा बहुत मनोरंजन वगैरह करवाता था। तो उसके बाद फिर इंटर्नशिप के बाद अभी आप कहीं पढ़ा रहे? नहीं, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा सर। अभी प्रतियोगिता की तैयारी चल रही है जी। और इसके अतिरिक्त और क्या आपके शौक हैं राकेश भाई?
शौक तो चेस खेलने का सब शौक है और क्रिकेट का शौक है, तो थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी शौक है। अच्छा, म्यूजिक में क्या क्या शौक है? वैसे तो मेरे राजस्थानी भजन बजने ज्यादातर अच्छे लगते, बाकी तो सुनता था सब कुछ हो। खुद भी आप गाते बजाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं है। हारमोनियम वगैरह बजा लेता हो। आपका हारमोनियम रखा हुआ है घर में? हारमोनियम रखा है। अभी उसको धूल झाड़ के बाहर निकालेंगे हमारे लिए? कब से नहीं बजाया जी? कब से नहीं बजाया? नहीं, वैसे कभी कभी बजाता हो। और ये ब्लाइंडनेस आपको कब हुई? एक्चुअली जनरली हम लोग हमारे इंटरव्यूज में ये सवाल हम शुरुआत में पूछते हैं, लेकिन आपके आत्मविश्वास को देखकर हम शायद भूल ही गए कि आपको दृष्टि की समस्या भी है, या कहें कि दृष्टि बाधित भी है। हाँ जी, पहले तो हमारे दोनों भाई को दिखता था, धीरे धीरे ये मतलब 5, 7, 8 साल के हुए, फिर धीरे धीरे रोशनी मतलब कम होने लगी, अब तो बिल्कुल समाप्ति हो गई। ये किस कारण से होगा? ये रेटिना सर प्रॉब्लम में, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था, बुखार वगैरह ऐसा चोट बोट कुछ नहीं लगे। रेटिना बताते हैं डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराए। मुझे लगता है आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ऐसा जिसे कहते हैं हिंदी में रतौंधी। नहीं, ये रेटिना ये पर्दे वाला। खैर, तो ये कब गई रोशनी पूरी तरीके से? पूरी तरह से तो मेरे साथ ये 2015-16 में पूरी तरह से गई है, एकदम टोटली हो गया मैं। परिवार का सहयोग मिलता है आपको? जी, पूरा मिलता है। और पंचायत में जो और आमजन है वो क्या बोलते हैं? विद्यालय में आप जब कार्य करने जाते हैं तो किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिलता है लोगों का, आमजन का? नहीं, अच्छा मिलता है। वो बोलते हैं नहीं दिखता फिर भी ये पढ़ा लेते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह मिलता है। पिताजी, आपको कैसा लगता है अपने बेटे के बारे में? नहीं, अच्छा लगता, बच्चा ठीक है। आपको लोग नकारात्मक नहीं बोलते कि क्या ये आंधो है कहीं करे लोग? का करी? हाँ, वो तो क्या करी कहती वजन बढ़ावे करी का ना हमें कोई भी करो। पहला पालनपुर बनाविया 4 साल 3-4 साल से पालनपुर बनाविया, પછી મોન્ટ આબુ બનાવ્યા અને बाद में जोधपुर बनाविया। पहले पालनपुर में पढ़ाई कराई थी, फिर उसके बाद में मोन्ट आबू के बाद में जोधपुर पढ़ाई कराई। तो के बच्चों को पढ़ाया है। औरत थी, वो भी बीमार रहती, मानसिक की बीमारी थी। 20 साल तक दवाई चलती थी, 20 साल से। और तो भी ठीक होने के बाद में वो एकदम पतरी होने के बाद में वो ऑपरेशन करवाया, 1.5 लाख का खर्चा हुआ अहमदाबाद में, न वो चांद हो गई। बहुत दुख थे, मैंने बहुत देखा है बच्चों के लिए। पेट के पाटा बांध के बच्चों को पढ़ाया मैंने। पेट के खाने नहीं खाया, तो बच्चों को मैंने पढ़ाया। खाने पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। माँ कम से कम 30 साल की बीमार थी वो। छोटे बच्चों को रोटी बना के काम पर जाना और उनको खिलाना। मम्मी क्या मानसिक की प्रॉब्लम था, माइंड वगैरह, तो दवाई वगैरह जैसे खत्म हो जाती थी तो एकदम पागल हो जाते, 5-5, 6-6 दिन में ढूंढ के लाना पड़ता था, तो दवाई भी नहीं लेते थे। कई सारी समस्या हुई। पापा खाना भी बना के देते थे, फिर काम पर भी जाना। आप अपनी बात कहिए, कंटिन्यू करिए। आप जो कह रहे थे अपनी बात कहिए। राकेश भाई, उनको बोलने दो। क्या जो आप कह रहे थे अपनी बात बताते थे। वो क्या 30 साल से क्यों पढ़ा रहे हो इसको? आप क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाने में तो क्या करेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ तो धंधे पर लगेगा। बनने के बाद में कौन संभालेगी? मैं जाने के बाद में इनको संभालने वाला कोई नहीं है। बच्ची है तो वो ससुराल जाती है तो खाली मैं बेटा नौकरी लग जाए तो बस सब आत्मा हमारी पूर्ण हो जाएगा, बस तमन्ना पूरी हो जाए। श्रोताओं, आपको बताऊं कि दिव्यांग लोगों के जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये भी चिंता होती है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे को कौन संभालेगा। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है और इसके लिए लीगल गार्डियनशिप का प्रावधान किया है। इस प्रावधान का लाभ उठाकर आप अपने जीते जी अपने विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे की कस्टडी के लिए एक लीगल गार्डियनशिप के का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जो उसके सभी प्रकार के नैतिक और उसके सभी प्रकार के कानूनी हक की सुरक्षा प्रदान करेगा। हाँ राकेश, तो ये आप जानते हैं लीगल गार्डियनशिप क्या होता है? नहीं, ये तो सच खबर नहीं है कि नहीं।
वर्षा, राकेश को क्या पसंद है खाने में? तुम खाना बनाती हो? हाँ, मैं बनाती हूँ। उसको तो अच्छा अच्छा पसंद है खाने के में। जैसे कि और पकाती हूँ ना मैं, खाना बनाती हूँ तो दाल भी अच्छी लगती है उसको, और अच्छी अच्छी सब्जी पके हम बोलते खाने के लिए। तीखा खाता है? तीखा? हाँ, तीखा भी और टेस्टी। टेस्ट अच्छा। तो राकेश क्या अच्छा बनाती है वर्षा? जी वैसे तो खाना वगैरह अच्छे ही बनाती है। कभी कभार थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो मैं क्या है तो टोकता रहता हूँ, इसलिए वैसे खाना वगैरह अच्छी बनाती है, दिक्कत नहीं। क्या चीज अच्छी बनती है? इडली। अच्छा, इडली जी। इडली के साथ और क्या खाते हो? इडली सांभर है, और ये इसके अलावा जो चटनी आती है इडली के साथ वो भी इसके साथ में खाते हैं। स्वाद देख सकते हो जी। तुम्हारा हारमोनियम आ गया है राकेश जी। हमारे श्रोताओं को क्या सुनाओगे? जी, मैं एक राजस्थानी भजन है वो सुनाऊंगा। ये घर में पहले से था या तुम लेके आए थे हारमोनियम? निश्चय, ये हारमोनियम हमारे को किसी ने दिया है। अच्छा जी, गाँव वालों ने। तुम पंचायत की गतिविधियों में भागीदारी करते हो? नहीं सर। अपने गांव की ग्राम सभा में जाते हो? नहीं गया सर। आप जाते हैं ग्राम सभा की बैठक? नहीं सर। वो ग्राम सभा की बैठक कब होती है, करते कि नहीं करते वो भी पता नहीं, हमारे को कोई सूचना ही नहीं देते ग्राम पंचायत वाले। कहते पीछे क्या मैं लोकसभा वो है मीटिंग करते ही नहीं, या किसी को पता नहीं है। श्रोताओं, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ग्राम सभा, जो कि सबसे निचली इकाई है हमारे लोकतंत्र की, लगभग ग्राम सभा में लोगों का जाना असंभव सा है। अब इनकी शिकायत है कि हमें मालूम नहीं चलता कि उसकी तारीख कब पड़ती है, और प्रशासन का कहना ये होता है कि लोग आते नहीं है। अब कौन सही है कौन गलत, ये तो आप तय करें श्रोताओं, हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन जब तक ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे देश के लोकतंत्र का विकास का आधार ऐसा ही रहेगा जैसा अभी है। खैर, हम फिर से थोड़ा हल्के मूड में आते हैं। तुम क्या सुनाने वाले हो हमें? जी, एक राजस्थानी माडोरी भजन है 64 जोगनी, वो सुनाना चाहता हूँ। क्या संदर्भ है इस गीत का, कहाँ से आया गीत, थोड़ा बताएंगे श्रोताओं को? गीत तो क्या है, माता जी का गीत है, तो ये उसके बारे में बताया गया है। शब्दों का मतलब बता दें। शब्द में जैसे 64 जोगनी, ये मतलब हंस, पहले अंतरा हंस सवारी करके, जैसे माता जी ने किस किस की सवारी की उसके बारे में बताया गया है। 64 मतलब 64 जोगनी का मतलब 64 ये मतलब माता जी है ना, उनके बारे में बताए गए। ठीक है, तुम गीत शुरू करो। हंस सवारी कर जगदम्बा परमारूप बनायो, हंस सवारी कर जगदम्बा परमारूप बनायो, ब्रह्मारूप बनायो भवानी, ब्रह्मारूप बनायो, ब्रह्मारूप बनायो भवानी, ब्रह्मारूप बनायो। चार वेद चार मुख विराजे, चार वेद चार मुख विराजे, चारों रोयस गायो, उमर गालनी भवानी बड़ी क्रूर सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो, गरुड़ सवारी कर जगदम्बा विष्णु रूप बनायो, विष्णु रूप बनायो भवानी, विष्णु रूप बनायो, विष्णु रूप बनायो
जगदम्बा विष्णु रूप बनाया। गदा पद्म बीच चक्र विराजे, गदा पद्म बीच चक्र विराजे, गायो देवी रमजा। बैल सवारी कर जगदम्बा शिवज रूप बनाया। बैल सवारी कर जगदम्बा शिवज रूप बनाया। शिवजी रूप बनायो भवानी शिवज रूप बनाया। गदा पद्म पर गंगा खर के, गदा पद्म पर गंगा खर के, शेष नाग लिपटायो। उमर कालनी देवी देवरी रमजा, चौसर जोगनी देवी देवरी रमजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम रेडियो मधुबन भी सुनते हो जी, तो उस पर कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है? कार्यक्रम तो मेरा गांव मेरा अंचल, ये भी अच्छा लगता है। गांव गांव में जाके अलग अलग जो आदिवासी एरिया में जाके रेडियो मधुबन वाले जो प्रोग्राम करते हैं ये भी अच्छा लगता है। बाकी खुशी के नगमे दिल की बातें वो प्रोग्राम आता है, वो भी अच्छा लगता है। ये काफी सारे प्रोग्राम आते हैं, वो अच्छा लगता है। तो क्या मैसेज दोगे रेडियो मधुबन की टीम को कि कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है? जो रेडियो मधुबन के सुनने वाले श्रोता है उनसे सभी से यही कहूंगा कि आप अपने गांव में जो भी ब्लाइंड भाई हो उनको मतलब ब्लाइंड स्कूल में पढ़ना भेजना चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर वो क्या कर पाएगा। इसलिए यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लड़की हो या लड़का हो पर जरूर उनको मतलब पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तुम NHFDC के बारे में जानते हो? जी, NHFDC के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फरीदाबाद के बारे में। अच्छा, तो क्या जानते हो उस संस्था के बारे में? सर वो शायद लर्निंग बर्निंग देता है, लोन भी शायद देता है और स्कॉलरशिप वगैरह। तो बीएड के लिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं लिया वहाँ से? लिया था सर मैंने। कहाँ से? ये फरीदाबाद से। NHFDC से लिया था? जी जी। तो क्या उसमें बेनिफिट मिला तुमको? जी स्कॉलरशिप सर आए थे 58,000 आए थे। तो तुम योजनाओं का लाभ ले पा रहे हो, ये अच्छी बात है। जी। तुमने विश्वास योजना में भी अपना काम शुरू करने के लिए लोन लिया, फिर बीएड के लिए भी तुमने अपना लोन लिया, तो ये एक अच्छी पहल है तो तुम कर रहे हो। इसके अलावा अपना घर दिखाओगे एक बार मेरे साथ चल के? क्या तुम्हारे घर में? जी जी बिल्कुल, आइए चलो। देखो सर ये बेड है और ये सब ये कपाट है, होम थिएटर वगैरह रखा हुआ है। ये तीनों खंड, ये इधर लाइट का बोर्ड है और ये इधर रूम है सर। ये इधर बक्सा रखा हुआ है और ये इधर ये अलमारी वगैरह है और ये खुला कपाट है और ये इधर ये दीवार वगैरह है और ये साइड में दूसरा रूम है। तो ये दीवार वगैरह ये सामने ये अलमारी वगैरह है, नाड़ी। और ये कपाट है, इधर एक कपाट है वगैरह, ढोलक देते हुए। तुम ढोलक बजा लेते हो? हाँ ठीक ठाक बजा देता हूँ। वैसे मेरे भाई है वो भजन प्रोग्राम में भी जाता है। ढोलक बजा के सुनाओगे? हाँ थोड़ी बहुत, ज्यादा तो वो ढोलक भी थोड़े ढंग से नहीं है। ये क्या है? ये कोटी, ये गेहूँ वगैरह डालने के लिए। अच्छा, साल में एक बार गेहूँ खरीद लेते हो, उसमें डाल देते हो? हाँ, टेबल फैन है। इसके अलावा इधर भी लाइट का बोर्ड भी है और ये फ्रिज है और ये इधर टीवी वगैरह है। फिर ये सब पूरा हॉल है। तो ये मशीन है कपड़े धोने की? नहीं, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन है? कौन चलाता है सिलाई मशीन? मेरी दीदी चलाते हैं। हाँ, ये कपड़े सिलती है? गांव के कपड़े? हाँ गांव के, और ऐसे पेटीकोट वगैरह ये व्यापारी लोग हैं वहाँ से लाते हैं और उनको देती है छील के। ये काम डेली चलता है या 12 मासी है या कभी कभी? नहीं डेली चलता नहीं, ये तो अभी भी स्टार्ट किया है। अच्छा, फिर ये वापस गया था, आ गया। इधर भी एक मशीन रखी हुई है और सिलाई की? हाँ, ये जो पहले अंदर वाली वो लाइट वाली थी
ये बिना लाइट वाले, ये मैनुअल है। हाँ ये फिर रसोई है। ये मशीन तुम चलाती हो? हाँ, अंदर वाली ना मैं चलाती हूँ, बाहर वाली वो चलाती है। कौन? हमारी बच्ची। कोई कपड़ा कोई फटा हुआ वो तो वो रिपेयरिंग करती है, कर लेती है। तो आप हमेशा ये ऐसे काम कर रहे हो, ये कपड़ा सिलाई का? नहीं, हमेशा नहीं कर रहे, अभी से कर रही हूँ 2 साल से। तो कितना कमा लेते हो इस काम से? कोई ज्यादा नहीं, अभी स्टार्ट किए। हमें एक पेटीकोट सिलाई करती है तो 6 रुपए देते हैं। 6 रुपए देते हैं एक पेटीकोट? हाँ, दिन में कमाती हो तो 40-50 रुपए का। अच्छा, इसके अलावा बाहर के भी आ जाते हैं, वो तो थोक वाले जो व्यापारी है वो जितने अपन सिल पाए इतने कपड़ा ले जाओ, सिल के दे दो। और इसके अलावा बाहर के भी आते हैं, तो अभी आते हैं बाहर के। तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बिजली चलती है? बिजली से। क्या खास बात है इस मशीन की? इस मशीन की क्या खूबी है? फायदा तो नहीं है, पैर नहीं दुखते। अच्छा, सूजन आती है पैर से, पेटीकोट सिलाई तेजी से और तेजी से काम हो जाता है। हाँ, तेज से काम हो जाता है। आप दिन में ज्यादा पेटीकोट सिल पाते हैं। राकेश, तुम्हारी ढोलक आ गई है तो कुछ ढोलक की थाप के साथ है। जी कोशिश करता हूँ। अपनी लोगों को बता दो कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन तो ये बारिश के कारण थोड़ी ढोलक है। कोई बात नहीं, बता दो कि नजर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नजरिया जरूर है मेरे पास। और झाडोली से ये आवाज दिल्ली तक जाएगी। सुनाइए। तो श्रोताओं, ऐसे ही किसी शख्सियत से हम आपको फिर से मिलवाते रहेंगे। राकेश का हौसला बताता है कि हम किसी से कम नहीं। और सुनते रहिए आप हमारा कार्यक्रम इसी प्रकार से नियमित रूप से हर शनिवार रात 8 बजे 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए।